आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आप सब विज्ञान पढ़ने वाले हैं, विज्ञान पढ़ाने वाले हैं, तो मैं आपको विज्ञान के बारे में कोई बहुत कुछ बता सकूंगा ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। लेकिन हमारे जीवन में विज्ञान की भूमिका किस प्रकार से हो सकती है और हम अपने देश को किस दिशा में ले जा सकते हैं, इसकी चर्चा हम जरूर करेंगे। बार बार सुनते आए हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। लेकिन भारत का इतिहास पढ़ते हैं तब तो ऐसा लगता है कि भारत कृषि प्रधान देश तो है, लेकिन कृषि में भी भारत उद्योग प्रधान देश रहा है। और उद्योग किसी भी देश में तब संभव है जब उस देश में विज्ञान एक अच्छी स्थिति में हो, प्रौद्योगिकी एक अच्छी स्थिति में हो, तब जाकर के हम उद्योग प्रदान कर सकते हैं, उद्योग को कुछ स्थान दे सकते हैं। लेकिन आज के समय में जो हम पढ़ते हैं, जैसा हम देखते हैं, उसको देख करके तो ऐसा नहीं लगता कि भारत कभी भी ऐसा टेक्नोलॉजी में, कभी ऐसे प्रोडक्शन में कोई बहुत बड़ा देश रहा होगा, कभी दुनिया का नेतृत्व उसने किया होगा। आज जो हम पढ़ते हैं ऐसे ही लगता है। कारण क्या है कि हमने देश की स्वाधीनता के बाद जैसा पढ़ना चाहिए था शायद वैसा नहीं पढ़ा। मैं पीछे एक बार विज्ञान भारती के ही कार्यक्रम में गया था, तो मैं आप लोगों से नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन उस कार्यक्रम में अपने दीपक जी ने ही पूछा कि आप में से कितने लोग पीसी रॉय का नाम जानते हैं। तो मजेदार बात यह थी कि वहां पढ़ने पढ़ाने वाले विज्ञान के लोग थे, लेकिन पीसी रॉय को उसमें से कोई नहीं जानता। कारण क्यों नहीं जानते? क्योंकि पीसी रॉय को हमने अपनी पुस्तकों में पढ़ा ही नहीं। प्रफुल्ल चंद्र राय ने क्या कहा, क्या लिखा, देश के लिए क्या किया, ये हम नहीं जानते हैं, क्योंकि वो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं रहा। लेकिन वो क्या थे, अगर उनके बारे में थोड़ा जानते हैं, थोड़ा सा सब पढ़ते हैं, तो उससे अपने को बड़ा गौरव लगता है कि ऐसे लोग थे क्या हमारे पास। प्रफुल्ल चंद्र राय इंग्लैंड गए पढ़ने के लिए, तो 1885 में 1885 में उनके कॉलेज में कंपटीशन हुआ। कंपटीशन क्या, देश में 1857 का विद्रोह हो चुका था। वहां अंग्रेजों ने एक जो कंपटीशन का टॉपिक रखा, जो एसे का टॉपिक रखा, वो टॉपिक था विद्रोह के पहले और विद्रोह के बाद का भारत। आप सोचिए 1885 भारत में 1857 का स्वाधीनता आंदोलन विफल हो गया है। उस समय एक लड़का जो अपना करियर बनाने के लिए, विज्ञान पढ़ने के लिए इंग्लैंड गया है। इंग्लैंड के उसके कॉलेज में ऐसे का टॉपिक है विद्रोह से पहले और विद्रोह के बाद का भारत। सामान्य रूप से सोचें तो उसको क्या लिखना चाहिए, उसको क्या बताना चाहिए वहां, जिससे उसके करियर पर कोई असर ना पड़े। कंपटीशन हो गया, बाद में पुरस्कार वितरण की बात आई तो पता चला उसको पुरस्कार नहीं मिला। लेकिन एक टीचर ने उसको बुलाया और उसको बहुत शाबाशी दी कि तुमने बहुत अच्छा लिखा। तो क्या लिखा था उन्होंने उस समय भारत में अंग्रेजों की सरकार के विरोध में लिखा था। सरकार किस तरह से यहां दमन करती है उसके बारे में लिखा था। एक विज्ञान पढ़ने वाला, उसको क्या लेने देना इन बातों से? उसको तो चाहिए था कुछ ऐसा लिखता, वहां की सरकार के, इंग्लैंड की बड़ी प्रशंसा लिखता, और ऐसा लिखता कि अंग्रेजों के कारण से तो भारत बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसा लिखता तो उसको तो प्रशंसा मिलती, और उस प्रशंसा के कारण से उसकी पढ़ाई अच्छी हो जाती, उसको शायद और सारी स्कॉलरशिप मिलती। लेकिन वो मन में तो देशभक्ति थी ना, इसलिए वो क्या लिखा उन्होंने, वही जो वास्तव में था, यहाँ की जो वास्तविकता थी वो लिखते। बाद में उन्होंने एक दिन कहा कि जब तक हम सब लोग अपनी मातृभाषा को ठीक से नहीं पढ़ेंगे, हमारी अपनी भाषा नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम विज्ञान के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में बहुत कुछ नहीं कर सकेंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमारे देश के इतिहास में जो कुछ भी घटित हुआ है, हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी हमको दिया है, वह सब जिन भाषाओं में दिया है, वे भाषाएं सामान्यतया आज का विज्ञान या आज के समाज में नहीं पढ़ाई जाती है। भारत के सभी वैज्ञानिक शास्त्र संस्कृत में हैं।
इसलिए उन्होंने कहा संस्कृत है, पाली है, हिंदी है, ऐसी भाषाओं को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन विज्ञान, चारों तरफ तो यूरोप का विज्ञान, इसलिए विज्ञान पढ़ना है तो अंग्रेजी में पढ़ना पड़ेगा। वो प्रफुल्ल चंद्र रॉय बाद में जब पढ़ाई लिखाई पूरी करके आ गए, उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन केवल और केवल देश में विज्ञान पढ़ने और पढ़ाने वालों के लिए लगा दिया। उस समय अपने यहाँ दवाइयां नहीं बनती थी, सब दवाइयां बाहर से आती थी। वो पढ़ा रहे थे, वो कॉलेज में पढ़ाते थे, और कॉलेज में पढ़ाते समय उनको लगा कि सब दवाइयां तो विदेशों से आ रही हैं, भारत कैसे आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने दवाइयां बनाने का काम अपने घर से शुरू कर दिया, अपने घर से केमिकल्स बनाते थे, और धीरे धीरे करके एक बड़ी कंपनी खड़ी हो गई। वो उस कंपनी को खड़ा करने में और बाद में एक लंबे समय तक अध्यापन कार्य करने में, पूरे जीवन भर में लोग ऐसे उनको देख करके कोई समझ नहीं सकता था कि इतने बड़े आदमी हैं क्या, ये प्रोफेसर हैं क्या, ये ऐसे है क्या। फ्रांस के एक वैज्ञानिक ने उनको बुला करके कहा कि देखो, तुम जिस देश में हो उस देश के लोगों ने केमिस्ट्री के बारे में जो कुछ कहा है, जो कुछ बताया है, तुम उसके बारे में थोड़ा और अध्ययन करो और उसके बारे में और लिखो, क्योंकि तुम जो लिखते हो अच्छा लिखते हो। और बाद में धीरे धीरे करके भारतवर्ष ने केमिस्ट्री में क्या किया, ऐसे करने वाले उन्होंने एक पुस्तक लिख दी, उसका नाम है हिंदू केमिस्ट्री। वो किसने लिखी? तो पीसी रॉय ने। बंगाल में थे, बंगाल में बाढ़ आ गई तो लगा कि बाढ़ आ गई तो क्या करें। ये अकेले थे, इनके ये अविवाहित जीवन में जी रहे थे, क्योंकि जीवन का एक ही उद्देश्य था बस, खाली भारत कैसे स्वाधीन हो, भारत और आगे कैसे बढ़े। लेकिन बाढ़ आई तो इनको तुरंत लगा ये तो बहुत गड़बड़ है, क्या करें। प्रयास किया तो अंग्रेज सरकार ज्यादा कुछ कर नहीं रही उसके लिए। उन्होंने तुरंत अपने लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ मिल करके तुरंत एक संस्था बना दी। ये संस्था केवल और केवल बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता करेगी। और बाद में आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि एक बार उस ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग होटल ग्रैंड में रखी गई कलकत्ता में, और जब उस होटल में मीटिंग के लिए पहुंचे, वो प्रेसिडेंट थे उसके, बाहर सिक्योरिटी वालों का है रुको रुको, तुम्हारा मालिक कब आएगा। बाद में किसी ने आकर बताया तुम जिसकी बैठक है, जिस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है, उसके प्रेसिडेंट है ये। और आगे बढ़े, लिफ्ट में जाने के लिए बटन दबाए तो लिफ्ट का जो ड्राइवर था वो, अरे रुको रुको, ये लिफ्ट तुम्हारे लिए नहीं है, केवल अंग्रेजों के लिए है। फिर कुछ लोगों ने जाकर के उस होटल के मालिक को बताया कि तुम्हारे ऐसे होता है, ऐसा कर रहे हैं, पीसी रॉय को कर रहे हैं। आप सोचिए, जीवन में सब प्रकार की सफलता प्राप्त करने के बाद भी जीवन को इतना सरल बनाए रखना, ऐसे हमारे वैज्ञानिक। लेकिन दुर्भाग्य से उनके बारे में हमारे यहाँ कुछ ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं जाता। रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा उनके बारे में, उनका जब 70वां जन्मदिन मनाया जा रहा था, रविंद्रनाथ का नाम तो हम सब लोग जानते हैं, उन्होंने कहा कि उपनिषदों में कहा है कि ईश्वर विभिन्न रूपों में आता है। उनके कहने का आशय था शायद ईश्वर एक प्रफुल्ल चंद्र रॉय के रूप में भी आया होगा। ऐसे हमारे देश में लोग रहे जिन्होंने अपने कर्तृत्व से, अपने काम से वो नर से नारायण बन गए। सामान्य मनुष्य थे लेकिन नारायण बन गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम भी हम सबने सुना होगा, बहुत साधारण से परिवार के। आजकल के स्कूल में मैं देखता हूं, कभी कभी मैं कॉलेज स्कूल में जाता हूं तो टीचर्स को एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो कहते हैं जो स्टूडेंट है वो टीचर्स को टीचर्स के रेस्पेक्ट वाले विचार से, दृष्टि से नहीं देखता। स्टूडेंट है जो थोड़ा पढ़ जाता है, उसको लगता है कि मैं तो बहुत पढ़ गया हूं, ये टीचर है, मुझे वो क्या बताएंगे। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कहते हैं कि वो अपने गुरुओं के प्रति इतनी श्रद्धा रखते थे कि बाद में सारी सफलता प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति भी बन गए, लेकिन अंत के समय में भी वो यही कहते थे कि मैं जो कुछ हूं अपने शिक्षकों के कारण से। और इसलिए वो एपीजे अब्दुल कलाम जो सामान्य क्लास में एवरेज स्टूडेंट थे, और कभी भी क्लास के टॉपर नहीं हुआ करते थे, बहुत एवरेज स्टूडेंट थे, मैथमेटिक्स के अच्छे स्कॉलर थे। एक बार तो मद्रास कॉलेज में पढ़ते समय उनको स्कॉलरशिप मिलती थी, स्कॉलरशिप से ही पढ़ते थे।
मशीन डिजाइन का काम था, मशीन डिजाइन किया उन्होंने, एक डिजाइन उन्होंने दिया। उनके टीचर थे श्रीनिवासन, उन्होंने मना कर दिया, नहीं रिजेक्ट, बेकार है। अब इनको बहुत झटका लगा, बहुत मेहनत से, मैंने इतने दिन से मेहनत करके डिजाइन तैयार किया था, ये एक झटके रिजेक्ट कर दिए। साथ ही साथ उन्होंने एक चैलेंज और दे दिया उनका, विद इन 3 days अगर आप दोबारा से अच्छा डिजाइन लाते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज आपकी स्कॉलरशिप बंद कर देंगे। और स्कॉलरशिप बंद करना मतलब इनकी पढ़ाई बंद हो जाना। 3 दिन तक एकदम जी तोड़ दिन रात एक करके अपना डिजाइन कंप्लीट कर रहे थे। अपने हॉस्टल के कमरे में बैठे, जब एकदम डिजाइन कंप्लीट होने वाला था तो वही अध्यापक, वही श्रीनिवासन जी पीछे से आते हैं और पीठ थपथपाते, बहुत अच्छा तुमने एकदम कंप्लीट कर दिया। ये छोटे छोटे से जीवन के प्रसंग होते हैं जिनके कारण से व्यक्ति की दिशा बदल जाती है। दिल्ली आए, दिल्ली में आकर के उन्होंने इंटरव्यू दिया। दूसरा इंटरव्यू एयरफोर्स का था, एयरफोर्स में जाना चाहते थे, देहरादून के। एयरफोर्स का इंटरव्यू दे दिया। आप सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप पढ़िए, विंग्स ऑफ फायर में उनकी क्या लिखते हो उनका, कि उसके बाद में बहुत निराश हो गया क्योंकि वहां 8 लोगों का सिलेक्शन होना था, मैं 9वें नंबर पर था। उनको लगा अरे मैं तो एकदम बेकार हूं, क्योंकि जीवन का मेरा सपना है कि मैं एयरफोर्स में जाऊं, हवाई जहाज उड़ाऊं, और वो उड़ा नहीं सकते क्योंकि नौकरी नहीं मिली। अब क्या करें? बहुत निराश होकर के वहां ऋषिकेश आ गए। कहते हैं कि मैंने गंगा स्नान किया, उसके बाद मुझे लगा कितनी पवित्र गंगा है, और उसके बाद मेरा मन थोड़ा हल्का हुआ। बाद में मैं वहां एक आश्रम में गया, एक सन्यासी थे, उनका गया तो उन्होंने देखते ही मुझसे कहा तुम परेशान क्यों हो? उनका मैंने तुमको बताया नहीं कि मैं परेशान हूं। फिर जब मैंने उनको बताया कि मैं इस तरह से इस अपेक्षा के साथ आया था और ये आशा मेरी पूरी नहीं हुई, तो उन्होंने कहा देखो नियति ने तुम्हें इस काम के लिए नहीं चुना है, नियति तुम्हें वहां ले जाएगी जिस काम के लिए तुम चुने गए हो। उनका मुझे लगा था एक समय में, वो कहता है कि मैं खड़ा था और ऊपर से झरना गिर रहा है, पानी पूरा बह रहा है। सामान्यतः ऐसे स्थानों पर कौन लोग जाकर खड़े हो जाते हैं? एकदम बड़े तालाब के किनारे जाकर खड़े, लगता है कि अब आप कूद करके अपने जीवन को समाप्त कर दो, क्योंकि जीवन में जो कुछ सोचा था वो सब तो प्राप्त नहीं हो सका, तो क्या करें। लेकिन उस समय में किसी एक व्यक्ति की वाणी आकर के उनको कहती है नहीं नहीं, तुमको नियति ने किसी और काम के लिए चुना है। किस काम के लिए चुना था? उनको हवाई जहाज उड़ाने के लिए नहीं चुना था, उनको तो मिसाइल मैन बनने के लिए चुना था। इसलिए ये विज्ञान जानने वाले लोग, जितने लोग विज्ञान जानते हैं, उन लोगों ने किस तरह से अपने जीवन में देशभक्ति प्रकट की है। आज स्वाधीनता के 75 वर्ष पर हम सब लोगों को यह जानना है कि विज्ञान में हम कौन हैं, हम कहां तक थे, हमारा स्थान क्या है, और हमको उसके अकॉर्डिंग अपना एक डेस्टिनेशन सेट करना है। वहां तक हमने जाना है। जब तक हम समझेंगे नहीं कि हम कौन थे, हमारे अंदर कैपेबिलिटी कितनी है। एक व्यक्ति रोज 8 किलोमीटर पैदल चलता है, उसको कहा गया आज एक 12 किलोमीटर की मैराथन है, ठीक है कर लेगा, आराम से कर लेगा। एक व्यक्ति वैसा ही है, वैसा ही खाता पीता है, वैसा ही जीवन है, लेकिन उसको तो रोज 2 किलोमीटर ही पैदल नहीं चलता। उसको कहेगा 12 किलोमीटर, अरे नहीं मेरे बस का नहीं है। क्यों? वो स्वयं को नहीं जानता। जो 8 किलोमीटर रोज चलता है वो जानता है कि मैं चल सकता हूं, चल तो ये भी सकता है, बस ये केवल अपने को जानता नहीं, इसलिए मना कर देता है कि मैं नहीं जा सकता। ऐसे विज्ञान के क्षेत्र में हम कहां तक जा सकते हैं, इसके बारे में हम सब लोगों को बहुत कुछ समझने की जरूरत है। एक बार एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मेरे घर में कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने देखा कि हमारे घर में एक कैलेंडर लगा है, उस कैलेंडर पर यूरोप और अफ्रीका के फोटो हैं। तो लोग बहुत प्रशंसा कर रहे थे, वाह कितना अच्छा फोटो है, सैटेलाइट से लिया गया है। आज हम सब लोग कैमरा खरीदने जाते हैं तो कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, कितना अच्छा कैमरा होगा, इसे खरीद से फोटो लिया गया, पूरा यूरोप अफ्रीका का फोटो, इतना सुंदर। उनका सब बहुत प्रशंसा कर रहे थे। और बाद में मैंने उनको कहा ये जिस कैमरे से लिया गया है वो एक इंडियन सैटेलाइट का फोटो, छापा तो जर्मनी ने है, इसकी प्रिंटिंग तो जर्मनी ने की है, लेकिन फोटो लिया इंडियन सैटेलाइट ने। उनका हमारे सब वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम से मिलने कोई सामान्य लोग तो नहीं आ रहे होंगे, उनका उन सबके चेहरे के भाव उतर गए। क्यों? उनका लगा नहीं, भारत का सैटेलाइट ऐसा कैसे कर सकता है, भारत का सैटेलाइट कर रहा है, लेकिन उनको लगा नहीं ये नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने कहा, जब मैंने उसको उनको प्रमाण दिए तब उनको लगा।
इसलिए वो एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, जब तक हमको अपने ऊपर गौरव नहीं होगा, जब तक हम अपने देश को नहीं जानेंगे, हमको कहां तक पहुंचना है जब तक हम ये नहीं जानेंगे, हम कौन थे जब तक ये नहीं जानेंगे, तब तक हम अपना 100% नहीं दे सकेंगे, हम कॉन्फिडेंट नहीं हो सकेंगे। और इसलिए ऐसे हमारे देश में क्या स्थितियां रही होंगी विज्ञान को लेकर के, प्राचीन काल में विज्ञान हमारा कहां था, इसके बारे में जानने के लिए आप सबको थोड़ा बहुत कुछ शोध करना पड़ेगा। वैसे तो हम सबने फिल्म में, गीत में सुना है, जीरो जो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। आज पूरा कंप्यूटर बाइनरी बेस्ड है, और इस बाइनरी से जीरो हटा दीजिए तो बाइनरी समाप्त हो जाएगा, और ये जीरो हटा दीजिए तो दुनिया का नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, और नंबर सिस्टम खत्म हो जाए तो पूरी दुनिया में फिजिक्स नाम की चीज नहीं होगी। आप विचार करिए, आज का आधुनिक विज्ञान ये जिस बड़े भवन पर खड़ा है, उस भवन में सारी ईंटें तो हमारे ही देश के लोगों ने दी है। डेसिमल सिस्टम हमने दिया है, नंबर सिस्टम हमने दिया है, जीरो हमने दिया है। आज इसी के कारण तो पूरा विज्ञान है, पूरा गणित इसी के कारण तो है। सब प्रकार की कैलकुलेशन दुनिया के बड़े बड़े कंप्यूटर्स आने के बाद, बड़े बड़े कैलकुलेटर्स बनने के बाद क्या कर रहे हैं लोग, अभी ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन करना तो वैदिक गणित पढ़नी पड़ेगी, और वैदिक गणित जानने वाले पता चलता कितनी कठिन कठिन कैलकुलेशन से एकदम सरलता से कर देते हैं। एक आज के वर्तमान एक मैथमेटिशियन है, आप लोग गूगल में जाकर ढूंढिएगा, मंजुल भार्गव नाम उनका, अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में जन्म लिए, अमेरिका में रहते हैं, पूरी दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है। और उन्होंने कहा कि मैंने गणित में कुछ विशेष कब किया, उनका मेरे दादा थे राजस्थान के पास के, तो उनके घर में कुछ ब्रह्मगुप्त की पांडुलिपियां रखी हुई थी, मैंने उनको पढ़ा, और जब उन्हें पढ़ा तो पता चला कि मैथमेटिक्स में ऐसे कई फॉर्मूले हैं जिनको सरल करने की और जिनको समझाने की बड़ी सरल पद्धति इसमें लिखी गई है। और फिर मैंने उसका अध्ययन शुरू किया, और आज वो पूरे दुनिया के बड़े गणितज्ञ माने जाते हैं। इसका मतलब कि प्राचीन काल में था तो ऐसा नहीं था। आज भी जिन लोगों ने इन भारतीय परंपराओं को स्वीकार किया और उसके आधार पर चल रहे हैं, वे सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। पाई के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं, पाई की वैल्यू आर्यभट्ट ने दी थी, और उस समय का एक श्लोक है, वैसे मैं यहां पर प्रेजेंटेशन होता तो मैं आपको ज्यादा समझाता, वो श्लोक आप समझिए, आपको संस्कृत कितनी आती मुझे पता नहीं। वो श्लोक है, चतुर्धिकम शतम अष्टगुणम द्वाशिष्टस्तथा सहस्राणाम अयुतत्वज्ञानो निष्कंभस्यानो वृत्त परिहार। इस पूरे जो श्लोक का अर्थ है आप वो समझिए, एकदम फुल्ली कैलकुलेशन है। चतुर्धिकम शतम, 100 से 4 अधिक मतलब 104, अष्टगुणम मल्टीप्लाई बाई 8, आगे कहा द्वाशिष्टस्तथा 62,000, संस्कृत में कहते हैं 100 + 4 × 8, इसको आप 62,000 से जोड़ दीजिए, ये आएगा इक्वल टू सी। किसका सी है ये? जिसका डायमीटर 20,000 है। 100 + 4 × 8 + 62,000, ये एक ऐसा सर्कमफ्रेंस है, उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस है जिसका डायमीटर 20,000 है, और C = πd। आप इस फॉर्मूले में रखकर इसको देखेंगे तो पाई की एकदम करेक्ट वैल्यू आएगी 3.1416। आज नहीं, आज के 1500 साल पहले दिया है आर्यभट्ट ने। इसलिए मंजुल भार्गव जी जैसे लोग करते हैं। भास्कराचार्य की पुत्री लीलावती, एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, बातचीत की, उसने उनके बीच में एक संवाद है, लीलावती नाम की एक पुस्तक है, उस संवाद में क्या भास्कराचार्य अपनी बेटी को क्या बता रहे हैं, 2 बंदर हैं, एक पेड़ पर बैठे हैं, एक बंदर वहीं से छलांग लगा देता है, एक बंदर थोड़ा ऊपर 200 फीट ऊपर जाता है, नहीं 200 हाथ कहते हैं उस समय तो, कि 200 हाथ ऊपर जाता है, फिर छलांग लगाता है। आप बताओ दोनों में जल्दी कौन पृथ्वी पर आएगा? ये उस समय वो सॉल्व कर रहे हैं, और इसलिए पाइथागोरस थ्योरम जानने के बाद दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने कहा
कि ये पाइथागोरस ने निश्चित रूप से ये प्रमेय भारत में जाकर के सीखी होगी। किससे सीखी होगी? तो मुरली मनोहर जोशी, आप सब लोग जानते होंगे, एक बार वो अपने संस्मरण बताते हैं कि प्रयाग में ऐसे जब ये शिक्षा विभाग की बैठक में उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, ये तो पाइथागोरम से वर्षों शताब्दियों पहले महर्षि बोधायन ने लिख करके दिए। उनका लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब लोगों को प्रमाण दिखाए गए तब लोगों को समझ में आया, और तब से भारत में यूपी बोर्ड के सिलेबस में उस प्रमेय का नाम बदल करके पाइथागोरस बोधायन थ्योरम रखा गया। वो बोधायन पाइथागोरस के जन्म से बहुत वर्षों पहले, शताब्दियों पहले रहे भारत में, तो हमको पाइथागोरस ने नहीं बताई। आप सभी लोगों ने गति के नियम है, क्या है गति का पहला नियम? किसी पर अगर हम बल लगाते हैं तो गति होती है, ठीक है ना? संस्कृत में इसको कहते हैं वेगा निमित्त विशेषात कर्मणो जायतो। ये पहला नियम है, वेगा निमित्त विशेषात कर्मणो जायतो। और ये आज से लगभग कई शताब्दियों वर्ष पहले, ईशा के तो पहली शताब्दी के आसपास की बात है, प्रशस्त पाठ्य उन्होंने लिखा है। पहला नियम उनका 3 श्लोक दिए उन्होंने। पहला श्लोक दिया वेगा निमित्त विशेषात कर्मणो जायतो। किसी पर वेग के कारण से बल लगाते हैं तो उसमें कर्म होता है, गति आती है, यानी काम होता है, वर्क होता है। दूसरा क्या कहा है? गति में परिवर्तन कितना होगा? जितना हम फोर्स लगाएंगे, जितना हम फोर्स लगाएंगे। वही उन्होंने संस्कृत में कहा है, वेगा निमित्तापेक्षात कर्मणो जायतो नियतिक क्रिया प्रबंध हेतु। कि वह जो परिवर्तन है वह परिवर्तन उस वेग के अनुपात में होगा। किस दिशा में? जिधर यह वेग की दिशा होगी, यही कहते हो। और तीसरा एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, वो कहते हैं वेग संयोग विशेष विरोधी। जैसे ही वेग लगता है तो उसके तुरंत संवेग में दूसरा बल उसके विरोध में लगना शुरू हो जाता है। और ये तीनों नियम न्यूटन ने बताए 1675 में, और प्रशस्त बाद ने दिए ईशा की प्रथम शताब्दी में। बस क्या है कि हम वर्षों तक गुलाम रहे, इसलिए हम सब भूल गए। हमको बताया गया कि ये सब तो चीजें ठीक नहीं है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में न्यूटन ने जब देखा कि सेब गिर रहा है तो न्यूटन ने देखा तभी गुरुत्वाकर्षण है, ऐसा नहीं है। गुरुत्वाकर्षण इससे पहले भी था, और इसके पहले भी लोगों ने ऑब्जर्व किया था। और इसलिए भास्कराचार्य ने अपनी बेटी को समझाते समय उस समय भी कहा था, उस समय उनकी बेटी ने पूछा था, बहुत सरल शब्दों में उसको समझाया था। उन्होंने कहा कि एक सामान लो, इसमें 4-5 धागे बांध दो और चारों पांचों को अलग अलग पकड़कर खींचो, देखो बीच में रुक जाएगा कि नहीं? तो रुक जाएगा। उनका ऐसे ही इस ब्रह्मांड में पृथ्वी भी रुकी हुई है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसे बहुत पिंड हैं, सब एक दूसरे को अपनी तरफ पकड़ करके खींच रहे हैं, और इन्हीं बैलेंस के कारण ये सब आपस में रुके हुए हैं। एक सामान्य प्रश्न है, रुका कैसा, गिरता क्यों नहीं है? इसलिए विज्ञान की ऐसी बहुत सारी बातें हम सब लोग अगर पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है कि हमारे श्रेष्ठ, हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वजों ने दी हैं, उसी समय दी, और आज नहीं, ऐसा नहीं है। आज के समय में, आजकल आप सब लोग जानते हैं कि सब पूरी दुनिया इंटरनेट से चलती है, और इस दुनिया को इंटरनेट यानी एक साथ कनेक्ट करने वाली जो माध्यम, उसको फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं। और आप लोग गूगल में जाकर फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स ढूंढिएगा कौन है आज वर्तमान समय में। फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स वो कोई और नहीं, उनका नाम डॉक्टर नरेंद्र सिंह है, अमेरिकन साइंटिस्ट, भारतीय लेकिन अमेरिकन साइंटिस्ट। सब पढ़ाई लिखाई यहाँ की, बाद में अमेरिका गए। जब कंप्यूटर प्रारंभ हुआ था तो छोटी छोटी चीजें रखने के लिए, आप अभी मैं एक दिन किसी जगह गया था तो एक ऐसे लोग अपने संस्मरण सुना रहे थे, बताए कि एक समय था, एक छोटा सा वॉकमैन आया करता था, उसमें हमें कैसेट डालते थे, उस कैसेट को सुनते थे, बार बार सुनते थे। आज जमाना कितना बदल गया है। तब डेटा स्टोर करने के लिए क्या होता था? एक कैसेट होता था, लोगों घरों में कैसेट्स के भंडार। फिर बाद में सीडी आ गई, बाद में सीडी भी रिप्लेस हो गई तो डीवीडी आ गई, और आजकल तो कितना छोटा सा यूएसबी डिवाइस आ गई छोटी सी, और उससे कुछ भी आप 10 टीबी के हार्ड डिस्क भी लेते हैं, उसको एकदम कनेक्ट करते हैं यूएसबी में और तुरंत कनेक्ट। आप जरा ढूंढिए फादर ऑफ यूएसबी कौन है। आप जब ये ढूंढेंगे तो आपको आएगा नाम अजय, और ये कोई और नहीं है,
ये भी इंटेल के भारतीय वैज्ञानिक हैं, यही भारत के रहने वाले। इसलिए ऐसी अनेक चीजें जो प्राचीन भारत में लोगों ने दी और वर्तमान समय में भी दे रहे हैं। इसलिए साइंस के क्षेत्र में हमारा डेस्टिनेशन बहुत दूर है, हमको कोई थोड़ा नहीं चलना है, और हम सब इस विज्ञान के द्वारा ही अपने देश को और अधिक प्रौद्योगिकी में उन्नत बना सकते हैं। अमेरिका में बहुत लोग कहते हैं कि भारत का जो आईआईटी है, आईआईटी इक्वल टू वहां के सभी जो संस्थान उनको निकाल लगा दीजिए। एमआईटी है वहां का, प्रिंसटन है, हार्वर्ड है, इन सबको मिला दीजिए तो आईआईटी। बहुत बार हमारे यहाँ आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता और वहां उनको स्कॉलरशिप मिल रही होती है। वो सब कहते हैं, हम सब जानते हैं जब अपने देश में परमाणु परीक्षण किया अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय में, उस परमाणु परीक्षण के तुरंत बाद अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए। भारत पर 2-3 प्रकार के प्रतिबंध लगाए। उनमें एक प्रकार का प्रतिबंध था कि भारत से किसी को आने नहीं देंगे अपने यहां पर, अर्थात भारत को किसी को यहां आने के लिए वीजा नहीं देंगे। जैसे प्रतिबंध लगा, अमेरिका के ही कुछ बड़े व्यवसायी वो अमेरिकन राष्ट्रपति के पास गए, उन्होंने कहा अरे इसको आप वापस ले लो, बाकी तो सब ठीक है। अगर आपने बैन कर दिया तो जो इंडियन स्किल है उसको तुरंत वो दूसरे देश ले लेंगे, जर्मनी और जापान ले लेंगे, और हमारे देश में जो प्रौद्योगिकी जो तकनीकी चल रही है उसमें बड़ा हिस्सा काम करने वाले लोग भारतीयों का ही है। अमेरिका टेक्नोलॉजी में दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे आगे देश कहते हैं, और पता चला उस टेक्नोलॉजी को बनाने वाले कौन से लोग, मैंने आपको 2 उदाहरण अभी बताए, फाइबर ऑप्टिक्स में और यूएसबी में। तो इसलिए आज भारत के लोग पूरी दुनिया में जाते हैं तो दुनिया भर में उनको बहुत प्रतिष्ठा मिलती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है भारत के संस्कार ऐसे हैं, भारत के ब्लड में कुछ ऐसा है। हमारे ब्लड में एक तो ज्यादा करने का है, हमारे ब्लड में है। जब हम काम करने पर आते हैं, करना शुरू करते हैं, तो हमें भूल जाते हैं कि हमको पैसा कितना मिल रहा है। कितने सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जो कभी नहीं सोचते कि हमको सैलरी कितनी मिल रही है, लेकिन वो काम करते हैं तो एकदम दिन रात काम कर रहे होते हैं। वो इस बात की चिंता नहीं करते कि मेरी तो नौकरी 8 घंटे की। डॉक्टर है, डॉक्टर जब अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट देना शुरू करता है और वो मन से काम करना शुरू करता है तो भूल जाता है कि जो पेशेंट है ये हमको कितना पैसा देगा। यह स्वभाव हमारे रक्त में है। दूसरा, हम सभी का सम्मान करते हैं। हम दुनिया में कहीं भी जाकर यह नहीं करते केवल हम ही हैं सब, बस आप सब बेकार, ऐसा नहीं करते। दुनिया में अनुभव आया कि दुनिया में किसी के भी पास ताकत आई तो जिस देश में गया उसने कहा तुम सब बेकार, केवल हम ही ठीक, इसलिए सब हमारा ही झंडा रहेगा, आज से तुम सब खत्म। दुनिया में जिसके भी पास ताकत आई, हमने देखा हमारे देश में तो 1000 साल तक दुनिया के सब लोग आए, शक आए, हूण आए, यवन आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, सब आए। आकर उन्होंने क्या किया? उनका तुम सब बेकार, आज से हमारा झंडा चलेगा। इसके उल्टे हम क्या करते हैं? हम दुनिया में जहां जाते हैं हम उनका भी सम्मान करते हैं। स्वामी विवेकानंद गए तो दुनिया में गए, शिकागो भाषण में कहा कि हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, वहां कितने लोग भारत के थे जिनको भाई बन कर रहे थे? कोई नहीं था, लेकिन सबको ने कहा सब हमारे। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति में हमारे पूर्वजों ने हमको यही ज्ञान दिया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी, सबके लिए कहा है, वसुधैव कुटुंबकम, सब हमारा परिवार है। इसलिए आज की दुनिया में दुनिया को सुखी रखना है तो इसके लिए भारत का ताकतवर होना बहुत आवश्यक है। भारत ताकतवर होगा तो भारत की ताकत पूरी दुनिया के कल्याण के लिए काम करेगी। और इस कलयुग में, आज इस सदी में, ताकत का मतलब है विज्ञान। विज्ञान कितना प्रगति कर रहा है किस देश में, वहां के नौजवान लोग विज्ञान की दिशा में क्या करना चाहते हैं। साइंस पढ़ करके हमको क्या करना है? नौकरी करनी है खाली। जीवन का उद्देश्य ऐसा है क्या? नौकरी तो मिलेगी, नौकरी तो इसलिए करनी है क्योंकि अपने परिवार का जीविकोपार्जन करना है, इसलिए करनी है, लेकिन क्या यह जीवन का उद्देश्य बनाना है क्या? इसलिए हम सबको यह सोचना है। विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ने और पढ़ाने वाले सभी लोग यदि हम मिलकर के तय कर लें, हम विज्ञान इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम अपने देश को विज्ञान में कुछ दे सकें, हम सब ऐसा करेंगे तो हम पीसी रॉय, एपीजे अब्दुल कलाम, इनके जैसे लोगों के पद चिन्हों पर चलेंगे। परंतु यह रास्ता बहुत कठिन है, यह ध्यान रहे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए।
वो केवल नंबर्स के लिए नहीं पढ़ना है। साइंस पढ़ने वालों को नंबर्स के लिए नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत से वैज्ञानिक ऐसे हुए जो नंबर्स वाले दौड़ में कभी आए नहीं हो, लेकिन उन्हें पढ़ा। कुछ करना है तो क्यों करना है। आजकल हम सब जाते हैं, बहुत से विद्यार्थियों से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं आप ये क्यों पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स में थियरम पढ़ते हैं, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, क्यों कर रहे हैं। ये जानना बहुत आवश्यक है। नहीं तो क्या होगा कि हम सभी लोग विज्ञान तो पढ़ लेंगे, लेकिन वास्तव में हमारे स्वभाव में, हमारे मन में विज्ञान नहीं आएगा। विज्ञान का अर्थ है तर्क करना। हमको यह तर्क करने की बुद्धि आनी चाहिए। हर जगह राइट और रॉन्ग, डूज एंड डोंट्स, ये हम एकदम करेक्ट डिसीजन ले सके इसके बारे में। जो ये ज्यादा कर सकते हैं वे अच्छे वैज्ञानिक बन सकते हैं। आप सभी लोग इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं, और आप सब लोग ऐसे प्रयत्न करते हुए विभिन्न जिलों से चल करके यहाँ आए हैं। आप सभी लोग इस दिशा में और कुछ अच्छा कर सकें, ऐसी आपको शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूँ।